प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे हमबोल्ट के बारे में, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि वेरेनियस और कांट के साथ साथ हमबोल्ट और रीटर को भी हम आधुनिक भूगोल के संस्थापक के रूप में देखते हैं। ये चारों ही विद्वान जर्मन स्कूल से थे। और इनकी बात करने से पहले हम थोड़ा सा एक उस एनवायरनमेंट की बात करते हैं जिस एनवायरनमेंट के अंदर मॉडर्न ज्योग्राफी धीरे धीरे ग्रो करने लगी। इसमें देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम मॉडर्न ज्योग्राफी की शुरुआत की बात करते हैं, आधुनिक भूगोल की शुरुआत की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं यूरोप में 16th सेंचुरी और उसके बाद। वो समय था जब पुनर्जागरण की स्थिति यूरोप में थी। और उसके बाद धीरे धीरे इवन केवल भूगोल में ही नहीं बल्कि अन्य जो विषय हैं वो भी आधुनिक स्वरूप ले रहे थे, और भूगोल भी उनमें से एक था। यूरोपियन पावर जो है वो उस समय उसका एक्सपांशन का समय था। वो चारों तरफ फैल रही थी। ये जो साम्राज्यवादी शक्ति है, जो यूरोपियन शक्तियां हैं, ये पूरे ग्लोब के ऊपर जगह जगह अपने उपनिवेश बना रही थी। तो ये जो पीरियड ऑफ कॉलोनाइजेशन था, ठीक है, इसने बहुत एक्सपीरियंस दिया यूरोपियंस को रियल वर्ल्ड के बारे में। तो 1600 जो था, वो उस समय अटलांटिक ट्रेडिंग सिस्टम जो था वो बहुत अच्छी तरह से स्थापित हुआ था। ठीक है, तो उसके कारण यूरोप जो नई दुनिया थी उसके भी संपर्क में आया, जो न्यू वर्ल्ड था उसके भी संपर्क में आया। और न्यू वर्ल्ड से तात्पर्य मूल रूप से हमारा अमेरिका से है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से है। और जिस तरह से यूरोपियंस पूरे ग्लोब के ऊपर ट्रेवल कर रहे थे, जिस तरह से नए नए स्थान पर वो जा रहे थे, उनको उपनिवेश बना रहे थे, इन सब से क्या हुआ कि जो यूरोपियंस थे उनका इंटायर वर्ल्ड के प्रति जो परसेप्शन था, उनका पूरी दुनिया के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था वो बदला। क्योंकि उन्हें बहुत सारी नई नई चीजें, नए नए क्षेत्रों, नए नए मानव समुदायों का उनको पता लगा। ठीक है, तो उससे उससे यूरोपियन वर्ल्ड जो है उसका जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है विद विद वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो बहुत ज्यादा बढ़ा। और इसी के कारण आगे चल के जब यूरोप के अंदर यूनिवर्सिटी सिस्टम डेवलप हो रहा था, बहुत सारे विश्वविद्यालय वहां बन रहे थे, तो वहां पर ज्योग्राफी एक एक विशिष्ट विषय के रूप में धीरे धीरे स्थान लेने लगा। तो ज्योग्राफी के स्कूल्स डेवलप होने लगे, डिपार्टमेंट्स विकसित होने लगे। इसके बाद देखिए, जब हम राइज ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी की बात को आगे बढ़ाते हैं तो हम निश्चित रूप से बात करते हैं वेरेनियस की। और वेरेनियस के बाद हम बात करते हैं कांट, रीटर और हमबोल्ट की। क्योंकि ये सारे विद्वान थे। जैसे वेरेनियस ने हमने देखा कि किस तरह से क्लासिफाई किया ज्योग्राफी को, किस तरह से कांट ने ज्योग्राफी के स्पेस को डिफाइन किया इन द एंटायर दिस गैमेट ऑफ नॉलेज। ये जो पूरा पूरा जो ज्ञान का सागर है, उसके अंदर भूगोल जो है वो कहाँ ठहरता है और भूगोल की क्या पहचान है। फिर धीरे धीरे कार्ल रीटर का जो रीजनल ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन था, हमबोल्ट का जो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन था, क्रमबद्ध भूगोल में जो कंट्रीब्यूशन था, तो इन सब के कारण धीरे धीरे भूगोल के अंदर नए नए उपागम आए। और भूगोल में इस बात को बहुत अच्छे अच्छे से स्वीकारा गया कि मनुष्य और जो बॉटनिकल और जो जूलॉजिकल लाइफ है, अर्थात प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनके बीच में बहुत गहरा अंतर संबंध, दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। इनके बीच बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि ये चीज आगे जाकर हमारी जो ज्योग्राफिकल राइटिंग्स है उनका कोर बनी थी। 18वीं शताब्दी में हम देखते हैं, 19वीं शताब्दी में रादर, हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एक एक स्ट्रॉन्ग पैराडाइम के रूप में एस्टेब्लिश होता है, एक चिंतन फलक के रूप में एस्टेब्लिश होता है। आप सब जानते हैं रेड्जिल के काम को और उसके जो शिष्य हैं उनके कामों को। जो 20वीं शताब्दी है, ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि भूगोल जो है उसके मध्य, 20वीं शताब्दी के मध्य में एक नया ओरिएंटेशन लेता है और जो विधितंत्रीय बदलाव आता है
ये दूसरे विषयों में भी आता है, इकोनॉमिक्स जैसे विषयों में भूगोल से पहले आ जाता है। तो उसके कारण बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होता है टूवर्ड्स स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स, जियोफिजिक्स इंस्ट्रूमेंट्स, इनके प्रति बहुत ज्यादा अनुराग पैदा होता है भूगोलविदों में, और वो बहुत ज्यादा रिलाई करने लगते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य ये होने चलता है कि क्यों ना भूगोल को विज्ञान के समकक्ष खड़ा किया जाए। तो उस तरह से वो एक क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है मॉडर्न ज्योग्राफी के अंदर। हम उसमें डिस्क्रिप्टिव और जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, उन दोनों की बात करते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे जब जब हम स्टैटिस्टिक्स के सेक्शन को पढ़ेंगे। फिर जो बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशंस और मॉडल्स हैं, उनको हम लोग भूगोल में अपनाते हैं। स्टोकास्टिक मॉडल्स तक को, जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं, प्रायिकता पे काम करते हैं, उनको भी भूगोल में अपनाया गया। आप हेगस्टन के काम से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, जिनका काम डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर था। और कई सारे डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स भी इस पूरे पीरियड में आए। वॉन थ्यूनन और वेबर का मॉडल, क्रिस्टलर का मॉडल, बहुत तरह के मॉडल इस पूरे पीरियड के अंदर आए। तो इस तरह से एक मॉडर्न ज्योग्राफी की एक पूरी नींव डलती है इन चार विद्वानों के काम से। और फिर वो धीरे 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 स्पेशलाइज होता जाता है, सब्जेक्ट विशिष्टीकरण आता रहता है विषय में। अब हम बात करते हैं अलेक्जेंडर वॉन humboldt। ये एक ऐसा विद्वान था जो बहुत ज्यादा समर्पित क्षेत्र कार्य करता था। मतलब ये बहुत ज्यादा फील्ड्स में जाते थे, डेडिकेटेड फील्ड ज्योग्राफर थे। और इन्होंने फील्ड में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए इन्होंने। और ये अपने साथ बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लेके चलते थे। ये टेलीस्कोप, सेक्सटेंट, बैरोमीटर, थर्मामीटर, अनेकों तरह के इंस्ट्रूमेंट्स ये अपने साथ लेकर चलते थे। और उन इंस्ट्रूमेंट्स से, क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव ट्रेवल किया था, तो उस ट्रेवल के दौरान बहुत सारी जगह उनको एक्सपेरिमेंटेशन का मौका मिला। विषय के प्रति इनका इतना जबरदस्त डेडिकेशन था कि अध्ययन के लिए ये ज्वालामुखी के क्रैटर तक में उतर गए। तो इतना इतना जबरदस्त इनका ये एक समर्पित कार्यकर्ता थे भूगोल के। और ये विश्वास मानिए कि अपने टाइम के ये सबसे शानदार पर्वतारोही भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने समय में हाईएस्ट जो हाइट होती है उसको क्लाइम किया था। और क्योंकि ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते थे, तो आप ये समझ सकते हो कि जब उन एक्सपेरिमेंट्स को संकलन के बाद जब वो उसको संकलित कर लेते थे, जब सारे एक्सपेरिमेंट्स के डेटा वो कलेक्ट करके और जब वो एनालाइज करते थे उनको, तो वो क्या करते थे कि उसके अंदर देखते थे कि क्या कोई पैटर्न नजर आ रहा है। और बहुत सारी बार उनको वो पैटर्न मिले भी, और उन पैटर्न की सहायता से उन्होंने हमें नए नए नियम और सिद्धांत दिए, जिसके अंदर मैं तीन बातों का यहाँ जिक्र करूंगा जो उन्होंने बहुत अच्छे से बताई थी। उसमें एक ये था कि जब उन्होंने बहुत सारे ऊंचे क्षेत्रों की यात्रा की, स्पेनिश मेसेटा की उन्होंने यात्रा की थी, और ये जो साउथ अमेरिका के बहुत सारे वोल्केनिक माउंटेन्स उनकी उन्होंने यात्रा की थी, तो उन्होंने एक चीज कॉमन पाई कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, तो हमारे बैरोमीटर का माप हमें बताता है कि वायुदाब लगातार कम होते जाते हैं। तो उन्होंने ये संबंध स्टेब्लिश कर दिया कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायुदाबों में कमी आती है। और उन्होंने उसका इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या होता है उसको भी बताने की कोशिश की। उन्होंने जब यात्राएं की तटीय भागों की, और यात्राएं की महाद्वीपों के आंतरिक भागों की, कोस्टल पार्ट्स की, और इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स की जब उन्होंने यात्राएं की, तो उन्होंने ये देखा जब वो लगातार, जैसे मान लीजिए वो कोस्ट से कंटिन्यूअस वो महाद्वीपों के आंतरिक भागों की ओर जा रहे हैं, तो उन्होंने एक चीज देखी कि तापमानों में हमें कुछ विशिष्ट प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और उन्होंने ये देखा कि जो जो भाग समुद्र के पास हैं
समुद्रों के पास वाले भागों में कहीं न कहीं समुद्र की समीपता के प्रभाव के कारण जलवायु जो है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं मिलती। और जब हम जैसे जैसे हम कोस्टल पार्ट से दूर जाते हैं टूवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, जैसे जैसे हम महाद्वीपों के आंतरिक भागों की ओर जाते हैं, वैसे वैसे उन्होंने देखा कि टेम्परेचर एक्सट्रीमिटीज जो हैं वो देखने को मिलती है, अर्थात तापमानों की अतिरेकताएं देखने को मिलती है। तापमान गिरते हैं तो बहुत ज्यादा गिरते हैं, और यदि तापमान ऊंचे होते हैं तो बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं। और यहीं से उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिनेंटालिटी, महाद्वीपीयता का सिद्धांत दिया। उन्होंने जो साइबेरियन पार्ट है उसमें जब उन्होंने यात्राएं की थी, तो उस यात्रा के दौरान उन्होंने ये भी बताया था कि परमाफ्रॉस्ट कंडीशंस क्या होती है, परमाफ्रॉस्ट कंडीशंस जो है वो कैसे पैदा होती हैं, और क्या लिमिटेशंस हैं, इन पर भी इन्होंने जिक्र किया था। और बहुत ही एक्सटेंसिव ट्रैवल किया, और कॉस्मोस जिसको उन्होंने 5 खंडों में लिखा था, उसमें अपने अनुभवों को खूब विस्तारित तरीके से लिखा था। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते थे, जहां जहां जाते थे ये वहां वहां एक्सपेरिमेंट्स करते थे, प्रेक्षण लेते थे। तो ये तो बात तय हो गई कि अनुभविक उपागम से जुड़े हुए थे, एम्पिरिकल अप्रोच वाले विद्वान थे। तो एम्पिरिकल अप्रोच वाले विद्वान होने के साथ साथ आपने ये देखा कि ये सामान्य दशाओं का अलग अलग स्थानों पर जांच या विश्लेषण करने के बजाय इनका ज्यादा समर्पण ये रहता था कि ये नए नए तथ्यों को इकट्ठा करते थे विशिष्ट स्थानों से, और फिर ये देखते थे कि ये जो जो पर्टिकुलर प्लेसेस से हमने ऑब्जर्वेशन से जो डेटा कलेक्ट किए हैं, क्या ये डेटा हमें कोई जनरलाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। तो तो इस अप्रोच, ये जो अप्रोच थी, ये अप्रोच जो है ये इंडक्टिव अप्रोच है, ये आगमनात्मक उपागम है। तो ये आगमनात्मक उपागम को लेकर चलते थे, और यही कारण था कि इन्होंने दुनिया को कई नए सामान्य नियम और सिद्धांत दिए, क्योंकि आगमनात्मक उपागम की दृष्टि होने के कारण बहुत सारी चीजों को इन्होंने पहली बार जगह जगह पर्टिकुलर प्लेसेस पे उनको ऑब्जर्व किया, और फिर बताया कि किस तरह से इन ऑब्जर्वेशन से लेकर कोई सार्वभौमिक नियम या सिद्धांत की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, हम हमबोल्ट की बात करने से पहले एक और उनका मानचित्र देखेंगे। हमबोल्ट का जो मानचित्र हमें इस बात से अवगत कराता है कि हमबोल्ट की जो सबसे प्रमुख यात्रा थी, है ना, वो क्या थी। तो सबसे प्रमुख यात्रा में वो सबसे पहले स्पेनिश भाग में आता है, और उसके बाद वो इन आइलैंड्स वाले क्षेत्रों में आने के बाद यहाँ से वो दक्षिण अमेरिका आ जाते हैं। दक्षिण अमेरिका आ जाते हैं, वेलेंसिया लेक जो है यहाँ पे उसकी स्टडी करते हैं, अमेजन रिवर की स्टडी करते हैं, और यहाँ के जो फॉरेस्ट है उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे प्लांट्स और रॉक्स का सैंपल जो है वो इकट्ठे करते रहते हैं। फिर ये यहाँ से इस क्षेत्र से यात्रा करते करते और ये क्यूबा की तरफ आ जाते हैं, और क्यूबा की तरफ पहली बार वो इकोनॉमी एंड सोसाइटी के एस्पेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर लिखते हैं कि क्यूबा सोसाइटी जो है, ठीक है, वो किस तरह की है, उनकी इकोनॉमी किस तरह की है, क्या उन्हें स्ट्रेंथ देती है। फिर यहाँ से वो वापस लौट के एक बार दक्षिण अमेरिका आते हैं, और फिर ये इधर एंडीज पर्वतों के सहारे काफी पर्वतों की यात्राएं भी करते हैं, बहुत सारे ज्वालामुखी हैं उनके अध्ययन करते हैं, और यहाँ पे वो पेरू के तट पे समुद्री भागों का अध्ययन करते हैं, और पहली बार बताते हैं कि यहाँ पर एक विशिष्ट ठंडी धारा जो है वो बहती है समुद्री भाग में, तट के सहारे सहारे दक्षिण अमेरिका के
जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके सहारे सहारे, तो वो क्योंकि वो पीरू देश के तट के सहारे सहारे बहती है, इसलिए उसको पीरू की धारा कहते हैं, पीरू करंट कहते हैं उसको। लेकिन क्योंकि सबसे पहले उसका वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने वाले विद्वान हम्बोल्ट थे, इसलिए हम्बोल्ट के नाम पर उसको हम्बोल्ट करंट के रूप में भी जाना जाता है। फिर यहाँ पर जो पक्षी हैं, गोयाना पक्षी, उनके बारे में भी वो बताते हैं। उनके जो अवशिष्ट हैं वो किस तरह से उनकी उनकी फर्टिलाइजर के रूप में इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में बताते हैं। फिर यहाँ से ये पुनः सेंट्रल अमेरिका के पार्ट्स की तरफ, मैक्सिको वगैरह की यात्रा करते हुए वापस क्यूबा जाते हैं, और फिर बाद में ये उत्तरी अमेरिका में जाकर यूएसए के पार्ट्स में, या जो वॉशिंगटन और उसके आसपास के क्षेत्र हैं वहां जाकर, और फिर वे पुनः फ्रांस लौट जाते। ये इनकी सबसे बड़ी यात्रा है। दूसरी सबसे बड़ी यात्रा इनकी साइबेरिया की यात्रा है, जिसका जिक्र अभी हमने किया था। उसके अलावा कई दूसरी छोटी छोटी यात्राएं भी इन्होंने की थी। एक और मानचित्र हम इनका देखेंगे और उसके बाद हम इनकी थियरी को देखना शुरू करेंगे। ये मानचित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये पहला प्रयास था, फर्स्ट टाइम, जब आइसोथर्म्स वर्ल्ड मैप के ऊपर ड्रॉ करने का एक अटेम्प्ट लिया गया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम समताप रेखाओं को विश्व मानचित्र पे दर्शाने का प्रयास किया गया, ठीक है। इस जनरल इंट्रोडक्शन के साथ अब हम हम्बोल्ट की यात्रा को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत चहेता जोग्राफर है, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, चाहे आईएएस हो, चाहे अदर पब्लिक सर्विस कमीशन हो, और जब कभी यूजीसी में भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते थे, यूजीसी नेट जेआरएफ में, हम्बोल्ट के ऊपर बहुत बार एक सेपरेट क्वेश्चन जो है वो बनकर आता है। और हमने देखा कि ये बहुत ज्यादा एग्जामिनर्स का एक चहेता भूगोलविद्ता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बहुत निकलते हैं, तो बहुत धीरे धीरे हम हम्बोल्ट की पूरी जो ज्योग्राफी की यात्रा है उसको देखते हैं। तो हम्बोल्ट देखिए, ये एक डाइवर्सिफाइड पर्सनालिटी थी, बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। कई ज्ञान की शाखाओं में उनकी बहुत गहरी समझ थी। जियोलॉजी, जिसको भूगर्भ शास्त्र कहते हैं, जियोमोफोलॉजी भूआकृति विज्ञान, खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, वनस्पति शास्त्र बॉटनी, जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी, ये सारी ब्रांचेस थी जिनके बारे में काफी गूढ़ समझ थी हम लोग। बहुत बहुत डाइवर्सिफाइड विद्वान थे, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि ये सारी ब्रांचेस बहुत वेल डिफाइंड हो चुकी थी उस समय, ठीक है। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि हम्बोल्ट जगह जगह रॉक्स के सैंपल लेते हैं, रॉक्स की स्टडी करते हैं, तो हमें एक अच्छी तरह हमारी समझ पैदा होती है कि यस, ही वाज द मैन हु वाज हैविंग इंटरेस्ट इन जियोलॉजी and who was having understanding about the aspects of subject of geology, ठीक है। तो इसी तरह दूसरे विषयों के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। अब दूसरी इनकी खास बात ये थी जिनके कारण इनको बहुत सहूलियत रही, कि ये एक डिप्लोमैट भी थे। और डिप्लोमैट क्या होता है, हमेशा जो शासन होता है ना, जो गवर्नेंस होती है, उसके बहुत करीब होता है। तो इनको अपने काम के लिए फंडिंग वगैरह मिल जाती थी, तो इनको काफी, क्योंकि ये बहुत जाने माने डिप्लोमैट थे, इसलिए इनको अपनी अपने कामों को निर्बाध करने में बहुत आसानी होती थी। इनको हम फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी के रूप में देखते हैं, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। और हम्बोल्ट को इवन बायो ज्योग्राफी का फाउंडर और फादर कहा जाता है। उसका उसका स्पष्ट कारण अभी समझ में आएगा आपको। ये वो विद्वान था जो जहां भी जाता था वहां की वनस्पति संबंधी विशेषताओं का अध्ययन करता था, वहां के सैंपल इकट्ठे करता था, और ये जानने की कोशिश करता था कि वहाँ जो वनस्पति जिस प्रकार की पाई जाती है उसमें, और वहाँ के फिजिकल एनवायरनमेंट, वहाँ का जो भौतिक परिवेश है ना, उसमें क्या रिलेशनशिप है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन द वेजिटेशन एंड, और वी कैन से बॉटनिकल लाइफ एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, उसके ऊपर फोकस था। और यही कारण है कि इनको हम बायो ज्योग्राफी के
संस्थापक और पिता के रूप में देखते हैं। हम्बोल्ट के द्वारा वनस्पति भूगोल के क्षेत्र में किए गए मात्रात्मक कार्यों से ही जैव भूगोल की नींव पड़ी थी। ठीक है, ये जर्मनी में इनका जन्म हुआ था और अपनी शिक्षा की शुरुआत के बाद, और जब वो शिक्षा उनकी कुछ हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने यूरोप के कई भागों की यात्राएं की थी। 1790 में इंग्लैंड की यात्रा की, ठीक है, ऑस्ट्रिया भी गए। 1795 में स्विट्जरलैंड व इटली की यात्राएं की थी और वहां की भूगर्भिक व वनस्पति संबंधी विशेषताओं का अध्ययन किया। ये पहली यात्रा है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हाँ, वो एक 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 जोग्राफर, एक बायो जोग्राफर के रूप में अपना काम जो है वो दिखा रहे हैं। तो नहीं, 1795 ध्यान रखना है, जब वो स्विट्जरलैंड और इटली की यात्रा पे जाते हैं तो वे वहाँ की जियोलॉजिकल कंडीशंस की स्टडी करते हैं, भूगर्भिक जो वहाँ की विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करते हैं, और वहाँ की बॉटनिकल लाइफ, वहाँ की वनस्पति संबंधी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात 1799 से 1804 तक हम्बोल्ट ने लैटिन अमेरिका में बहुत सारी बहुत विस्तृत यात्रा की थी। ठीक है, और ये यात्रा जो है इसने ही हम्बोल्ट को हम्बोल्ट बनाया। इसी यात्रा ने हम्बोल्ट को हम्बोल्ट बनाया था। तो पहली बार विश्व के इस क्षेत्र के भौगोलिक वर्णन से पूरी दुनिया को अवगत कराया, और बहुत साइंटिफिक तरीके से उन्होंने ये पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल अकाउंट, जितने भी भागों की उन्होंने यात्राएं की, उसका प्रस्तुत किया था। और बाद में 1829 में, हालांकि उससे पहले भी बहुत सारी बार जो रशियन साम्राज्य था, वहाँ के जार ने उनको आमंत्रित किया था, लेकिन वो अपनी कई अन्य व्यस्तताओं के कारण नहीं जा पाए थे। फाइनली 1829 में वो गए और साइबेरिया के क्षेत्रों की यात्रा की और अनेकों वैज्ञानिक परीक्षण किए। ये जो हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी की, हम बात करते हैं परमाफ्रॉस्ट कंडीशंस की, ये सब जो जानकारियां हैं, ये इसी यात्रा का परिणाम। हम्बोल्ट जब यात्रा करते थे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को साथ लेकर चलते, बहुत तरह के उपकरण वो साथ लेकर चलते थे। वो अपने साथ थर्मामीटर रखते थे, बैरोमीटर रखते थे, टेलीस्कोप रखते थे, सेक्सटेंट रखते थे, साइनोमीटर रखते थे, और बहुत सारे उपकरण वो लेकर चलते थे जो उस समय ज्ञात थे। और वो अपनी यात्राओं के दौरान वायु और स्थल के तापमान, वायुदाब, इवन विंड वेलोसिटी, पवनों की गति और दिशा और उनकी डायरेक्शन, मीन सी लेवल से कोई स्थान कितना ऊंचा है उसकी जानकारी, इवन चुंबकीय कंपन की जानकारी, और विभिन्न स्थानों की अक्षांशीय व देशांतरीय अवस्थिति, जो लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल लोकेशंस है ऑफ द प्लेसेस, ठीक है, उनकी सूचना इकट्ठी करते थे। बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, ठीक है, जो प्लांट लाइफ है, उनके वो सैंपल्स लेते थे। बहुत सारी रॉक्स की वो प्रकृति के अध्ययन करते थे, उनके सैंपल्स लेते थे। तो ये सारे के सारे जो काम है, ठीक है, इनको वो बहुत ही अनुभविक तरीके से करने में विश्वास करते थे, और वो प्रेक्षण आधारित जो उपागम है उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते थे। तो प्रेक्षणों के आधार पर वो अपनी अपनी सूचनाओं को इकट्ठा करके और उसके बाद वो अपनी बात रखते थे। हम्बोल्ट प्रेक्षण आधारित आगमनात्मक उपागम के प्रवर्तक थे। आगमनात्मक उपागम को इंडक्टिव अप्रोच कहते हैं। इंडक्टिव अप्रोच भी एक एक एम्पिरिकल अप्रोच है, और डिडक्टिव अप्रोच भी एम्पिरिकल अप्रोच है। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों में सिमिलरिटी, ठीक है। आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों ही अनुभविक पद्धतियां हैं। आगमनात्मक जो पद्धति है उसके अंदर नए ज्ञान का सृजन होता है, क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज। और वो कैसे होता है? क्योंकि आगमनात्मक पद्धति में क्या होता है कि बहुत सारे विशिष्ट स्थानों पर, है ना, पर्टिकुलर कंडीशंस में, पर्टिकुलर प्लेसेस पर ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं, और उसके बाद में जब बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हमारे पास में इकट्ठे हो जाते हैं
तब उनमें जनरल ट्रेन्स को खोजने की कोशिश की जाती है। और यदि हमें जनरल ट्रेंड मिलता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसके आधार पर जनरलाइजेशन करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं। ठीक है, तो ये अप्रोच हमें पर्टिकुलर टू जनरल ले जाती है। पर्टिकुलर मतलब विशिष्ट स्थानों का अध्ययन कर हम सामान्यीकरण की तरफ बढ़ते हैं। We study a particular places and then we try to make some generalizations. ये जो अप्रोच है दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव मैकेनिज्म, इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव अप्रोच। ये आगमनात्मक पद्धति है। ठीक है, तो ये उसके प्रवर्तक थे। अतः अनुसंधान की अनुभविक विधि पर बल देते। किसी भी रिसर्च में वो ये कहते थे कि हमें हमारा फोकस हमेशा अनुभविक जो तथ्य हैं, अनुभविक जानकारियां हैं, उन पर होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम यदि कोई भी बात कहते हैं तो उसके अंदर एक उसमें वजन हो, उसमें 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 वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वस्तुनिष्ठता, ठीक है, साइंटिफिक ओरिएंटेशन, और उसके साथ साथ में ऑब्जेक्टिविटी वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, हम्बोल्ट ने पहली बार यह मत रखा था कि अंध महासागर के दोनों किनारों पर स्थित तटीय स्थल भाग कभी जुड़े हुए रहे होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको आगे जाकर साइंटिफिक तरीके से विथ आर्ग्यूमेंट्स जिस आदमी ने स्थापित करने की कोशिश की थी वो थे वैगनर। और वैगनर ने उसके लिए जियोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल, जियोमोर्फोलॉजिकल, ठीक है, अनेकों तरह के पैलियोंटोलॉजिकल, ठीक है, बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे तरह के एस्पेक्ट्स लेकर और इसको काफी हद तक साबित करने की कोशिश की। तो वो जो बात जिसको लेकर आगे वैगनर आगे बढ़ता है, वो कहीं कभी उस बात की तरफ इशारा जो विद्वान कर रहा है वो हम्बोल्ट। ठीक है, हम्बोल्ट ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था कॉस्मोस। कॉस्मोस 5 वॉल्यूम्स के अंदर प्रकाशित हुई थी 1845। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है ये पीरियड भी 1769 से लेकर और 1859 तक का पीरियड है हम्बोल्ट का। रीटर हम्बोल्ट के समकालीन थे और दोनों की मृत्यु 1859 में ही हुई। ठीक है, रीटर एक रीजनल अप्रोच के साथ में आगे बढ़ रहे थे और हम्बोल्ट सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ में आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, ये जो आगमनात्मक पद्धति है जिसके अंदर हम बात करते हैं नए ज्ञान के सृजन की, और उसके साथ साथ में इन्हीं नियमों और सिद्धांतों के सहारे नए नए जनरलाइजेशंस करने की, तो ये हमेशा एक सिस्टमैटिक या क्रमबद्ध उपागम से जुड़ी हुई बात। हालांकि क्रमबद्धता के सूत्र में इवन रीटर ने भी अपने प्रादेशिक भूगोल को बांधने की कोशिश की, लेकिन दोनों में स्पष्ट अंतर है। ठीक है, जो हमारी इतनी देर की चर्चा से हमें स्पष्ट दिखाई देता है। अब देखिए, हम्बोल्ट ने अपने औपचारिक रोजगार की शुरुआत 1792 में बर्लिन, जो जर्मनी में बर्लिन में खानों में नौकरी से की थी, है ना, जो माइंस थी, उन माइंस के अंदर उन्होंने सर्विस शुरू की थी। वहां से उनका प्रोफेशनल कैरियर शुरू होता है और बाद में इनके कार्यों की श्रेष्ठता को देखकर इनको डायरेक्टर बना दिया था। ठीक है, सो ही बिकेम द डायरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर दिस इंस्टीट्यूशन, जो माइनिंग इंस्टीट्यूशन था, उसके उनको निदेशक के पद पे सुशोभित कर दिया गया। फिर 1793 में पहली बार हम्बोल्ट ने खानों की वनस्पति पे लेख लिखा। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं क्यों हम इनको जैव भूगोल के पिता और संस्थापक की संज्ञा देते हैं। ठीक है, हम क्यों इनको फाउंडर एज वेल एज फादर ऑफ बायोजियोग्राफी कहते हैं, क्योंकि
अपनी शुरुआत से ही उनका डेडिकेशन था टू स्टडी द बॉटनिकल लाइफ, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने शुरुआत की और अपना पहला जो जो शोध के साथ जो लेख प्रस्तुत किया था वो इसी के 1798 में हम्बोल्ट एक बॉटनिस्ट थे बॉनप्लांट, उनके साथ मैड्रिड की यात्रा पे गए, स्पेन की यात्रा। और जब वो गए तो रास्ते में वो लगातार टेम्परेचर और हाइट से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस ले रहे थे, है ना। तापमान और ऊंचाई से संबंधित प्रेक्षण उन्होंने लगातार किए। और उन्होंने पहली बार जो स्पेन का पठार है, जिसको हम स्पेनिश मेसेटा की संज्ञा देते हैं, उसकी ऊंचाई संबंधी सही सही जानकारी दुनिया को दी थी। बाद में जून 1799 में टेनेरिफ द्वीप पर टाइड ज्वालामुखी की चढ़ाई की। ठीक है, ये छोटे छोटे फैक्ट्स हमें ध्यान रखने हैं इन फैक्ट्स। और बाद में जुलाई 1799 में क्यूमना वेनेजुएला पहुंचे। हमने देखा था ना कि वो स्पेन से पहले अफ्रीकन कोस्ट के ऊपर कुछ आइलैंड्स जो हैं उन पर आते हैं, और उन्हीं आइलैंड के ऊपर जो अभी हमने बात की थी, वहीं पर वो टाइड जो वोल्केनो है उसके ऊपर वो क्लाइम करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, और फिर वहां से वो निकल जाते हैं। ठीक है, और वो क्यूमना नाम के स्थान पे पहुंचते हैं वेनेजुएला। ठीक है, यहाँ से कराकास की यात्रा पर निकल जाते हैं तथा वेलेंशिया लेक है ना, वेलेंशिया जो झील है उसकी खोज करते हैं। दुनिया को सबसे पहले वेलेंशिया लेक के बारे में बताते हैं, और इसके साथ साथ में एविला माउंट की चढ़ाई भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, उस समय में हम्बोल्ट वहां के परिवेश को देखकर, और वो इस कंक्लूजन पर पहुंच रहा है कि वेलेंशिया लेक जो है वो श्रिंक हो रही है, उसका एरिया घट रहा है। ठीक है, उसका एरिया कम हो रहा है। तो उसने फिर बाद में कारण जानने की कोशिश करता है कि एरिया कम क्यों हो रहा है। तो फिर उसने बताया कि इसके आसपास के भागों में लगातार वनों की कटाई होने के कारण जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसके सराउंडिंग में, वेलेंशिया लेक के सराउंडिंग के एरियाज में, उसके कारण यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि वर्षा कम हो रही है। परिणामतः लेक जो है वो श्रिंक हो रही है। ठीक है, और इस अध्ययन के आधार पर हम्बोल्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वनों के आवरण तथा वर्षा के बीच में धनात्मक संबंध पाया जाता है। दैट मीन्स फॉरेस्ट कवर एंड एंड इंसिडेंस ऑफ रेनफॉल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, उनके बीच में सीधा संबंध है, उनके बीच में धनात्मक संबंध। ठीक है, आज भी हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि कहीं न कहीं वेजिटेशन कवर यदि अच्छा होता है तो वो मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है ना। मॉइस्चर लेडन जो क्लाउड्स हैं वो उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वहां पर अच्छी बारिश होती है। ठीक है, इस बात को बहुत पहले हम्बोल्ट जो है वो पूरे तर्क के साथ में रखते हैं। यही सब बातें हैं जो हम्बोल्ट को हम्बोल्ट बनाती है। इतना उस समय, आज से करीब करीब ये मान लीजिए कि 300 साल पहले, और इस तरह के जनरलाइजेशंस पे पहुंचना ये कोई आसान काम नहीं है ना। लगभग 250-300 साल पहले की बात है। फरवरी 1800 में बॉनप्लांट के साथ हम्बोल्ट ओरिनाको रिवर के प्रवाह मार्ग की खोज में निकल जाते है ना, ओरिनाको रिवर। और ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जो ओरिनाको और अमेजन के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, फिर कासिक्वायर कैनल की उपस्थिति को बताते हुए हम्बोल्ट ने इस बात पर उल्लेख किया कि ओरिनाको और अमेजन के जलतंत्र इस नहर के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, कुल मिला के इसने इसने ये बात कहने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं ये एक सिंगुलर रिवर सिस्टम बनाती है दोनों की दोनों। हम्बोल्ट ने
इस प्रदेश की कई जनजातियों, ठीक है, जैसे मैपुर, एतुर आदि की जीवन शैली के बारे में जानकारियां प्राप्त। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये कुछ बातें हैं, है ना, जैसे यहाँ पर वो जनजाति अध्ययन कर रहे हैं, क्यूबा में वो सोसाइटी की इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं। तो ये सब बातें बताते हैं कि हमबोल्ट केवल और केवल जो भौतिक तथ्य हैं, भौतिक परिघटनाएं हैं, केवल उन तक ही सीमित नहीं। He was not confined to geographical attributes and geographical events and phenomena, right? He was also very much interested in having close eye to study the man and environment relationship. ठीक है, बहुत गहरी नजर से, बहुत ही पैनी नजर से वो मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध को समझने की भी कोशिश की। तो ये कह देना ठीक नहीं है कि हमबोल्ट जो है वो केवल और केवल भौतिक तथ्य और भौतिक लक्षणों और भौतिक परिघटनाओं तक ही अपने आप को सीमित रखते थे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, और हमें ट्राइब्स का भी ध्यान रखना है कि कौन सी ट्राइब्स थी लातिन अमेरिका की जिनका उन्होंने अध्ययन प्रस्तुत किया था, जिनकी लाइफस्टाइल के बारे में उन्होंने वर्णन किया था। वो थी मैपुर और एतुर। इस प्रदेश के कई स्थानों के इन्होंने लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स को भी मापने की कोशिश की और उनको रिकॉर्ड किया। बहुत सारे स्थानों के इन्होंने अक्षांश और देशांतरों का मापन किया और उसको रिकॉर्ड किया। और इस अक्षत प्रदेश इसलिए कहा गया क्योंकि वो मानवीय हस्तक्षेप जो था वहाँ पे, वो ट्राइब्स वगैरह का था। बाकी सारी दुनिया जो है वो उससे बहुत ज्यादा उससे लगभग अनभिज्ञ थी, और जो वहाँ पे छोटे छोटे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, ठीक है, उनका एनवायरमेंट के साथ में जो उनका रिलेशनशिप थी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा एनवायरमेंट को डिस्टॉर्ट करने वाली नहीं थी। ठीक है, तो इस अक्षत प्रदेश से बड़ी यात्रा में वनस्पति और शैलों के नमूने, ठीक है, तो उसने सैंपल्स लिए, वेजिटेशन के सैंपल्स लिए, उसने रॉक्स के सैंपल्स लिए, और उन सैंपल्स को लेके और वो यूरोप तक गया, यूरोप भी लेके गया वो सैंपल्स। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का एक अनुसंधान वाला मस्तिष्क लेके पैदा हुआ था हमको, क्योंकि ये बहुत आसान काम नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी पीएचडी पे फील्ड वर्क से कतराते हैं। ठीक है, और इनको तो कोई पीएचडी डिग्री मिलने वाली भी नहीं थी। नवंबर 1800 में वो क्यूबा पहुंचते हैं और क्यूबा की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना का अध्ययन, भू आकृतियों के सामाजिक भूदृश्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी गहराई से अध्ययन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाउ द लैंडफॉर्म्स आर हैविंग इट्स बियरिंग और इन्फ्लुएंस ऑन द सोसाइटी। इस पर्सपेक्टिव का भी वो अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमें एक डिटर्मिनिस्टिक रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलता है, एक पर्यावरणीय निश्चयवाद का रिफ्लेक्शन भी हमें मिलता है, क्योंकि क्लियर कट कह रहे हैं कि भू आकृतियों के, है ना, लैंडफॉर्म्स के सामाजिक भूदृश्यों पर पड़ने वाले प्रभाव, सोशल लैंडफॉर्म्स है, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, उसका अध्ययन किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 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 सोशल लैंडफॉर्म्स है, दोज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल एनवायरनमेंट। वो जो भौतिक पर्यावरण है उससे प्रभावित है। हमबोल्ट द्वारा किए गए क्यूबा के वैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययन के लिए इसे क्यूबा का दूसरा खोजकर्ता कहते हैं। कितनी बड़ी बात, क्योंकि वो जिस तरह से क्यूबा का वर्णन करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमबोल्ट तो क्यूबा का दूसरा खोजकर्ता है। और हमबोल्ट ने ये भी बताया था कि यदि हम मध्य अमेरिका से होकर एक कैनाल बनाकर यदि हम दोनों सागरीय भागों को जोड़ते हैं, तो वो यहाँ के समाजों के लिए बहुत अच्छा होगा व्यापार की दृष्टि से, है ना। तो ये वो विद्वान था जिसने सबसे पहले पनामा नहर के बनाए जाने का विचार प्रस्तुत किया।
सन 1801 में वो कार्टागेना कोलंबिया पहुंचते हैं। ठीक है, मैग्डलीना एक रिवर है, उसके सहारे यात्रा करते हैं। फिर एक नीचे एक माउंटेन चेन है, उसका नाम है रियल कॉर्डिलेरा। उन पर्वतों को पार करते हैं और पार करने के बाद जनवरी 1802 में, ध्यान रखना ये मध्य अमेरिका होते हुए आ रहे हैं, है ना, जनवरी 1802 में क्वेटो पहुंचते हैं। ठीक है, आप सब जानते हैं ये क्वेटो जो है ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटीय भाग में है। इस यात्रा के दौरान हम्बोल्ट ने फसलों पर ऊंचाई, तापमान और वनस्पति आवरण के प्रभाव की वैज्ञानिक परिभाषा प्रस्तुत। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइट, टेम्परेचर एंड वेजिटेशन कवर ऑन वेरियस क्रॉप्स, ये भी अध्ययन उन्होंने प्रस्तुत किया था। और एंडीज पर्वतों का ऊर्ध्वाधर वर्णन भी इन्होंने प्रस्तुत किया। उसके बाद देखिए, इक्वेडोर के अनेकों ज्वालामुखियों का अध्ययन किया और ज्वालामुखी क्रिया से जो गैसेस निकलती हैं उनको इकट्ठा करने के लिए जो ज्वालामुखी तक में उतर गए। सोचिए किस लेवल का डेडिकेशन था इस विद्वान का। और एक चोटी है चिम्बेराजू माउंटेन, है ना, उस चिम्बेराजू की हाइट है 6267 मीटर। उस चिम्बेराजू पर्वत जो एक वॉल्केनिक माउंटेन है, उस पर्वत पर 5878 मीटर की ऊंचाई तक भी वो गए थे। अब आज तो ये बहुत आसान है, आज ये हाइट कोई बहुत ऊंची हाइट नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास साजो सामान बहुत है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास माउंटेनिंग। इवन इससे ज्यादा हाइट तो मैं खुद क्लाइम करके आया हूँ। आज की तारीख में ये हाइट ऐसी नहीं है कि भाई आज तो ये आम है, लेकिन उस समय जब हमारे पास में कोई विशिष्ट उपकरण नहीं थे बहुत ज्यादा, उस समय इतना साहस जुटाना और इस हाइट तक चले जाना शोध करते करते, ये अमेजिंग। और इसीलिए कहते हैं कि ये तात्कालिक विश्व का कीर्तिमान था। दैदन वर्ल्ड में दिस वाज द हाईएस्ट हाइट अचीव्ड और क्लाइम्ड बाय ए ह्यूमन बीइंग, ऐसा मानना है। इस यात्रा के दौरान हम्बोल्ट ने मानव शरीर पर ऊंचाई के प्रभाव का अध्ययन किया। ठीक है, क्या चेंजेस आते हैं जब हम क्लाइंब करते हैं, जब हम हाइट पे जाते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, और ऊंचाई के साथ में निम्न वायुदाब से होने वाली परेशानियों का भी उल्लेख। ठीक है, तो व्हाट प्रॉब्लम्स वी फेस ड्यू टू द लो प्रेशर। ठीक है, क्या चेंजेस आते हैं ह्यूमन बॉडी में, लो प्रेशर हमें किस तरह परेशान करता है। ठीक है, उस पर भी उन्होंने अध्ययन किया था। और ये आगे जाके एक नियम की तरह बन गया था कि ऊंचाई के साथ वायुदाब जो है वो लगातार कम होते हैं। इसके पश्चात अमेजन नदी के उद्गम क्षेत्रों से होते हुए वो लीमा जाते हैं, है ना, पेरू में है लीमा। ठीक है, वहां जाते हैं और पेरू के तट पे ये जो गुआनो बर्ड्स, और आप सब जानते हो कि जो गुआनो बर्ड्स है ना, इनकी जो रेजिडुअल है, इनका जो अवशिष्ट, ठीक है, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, बहुत जबरदस्त फर्टिलिटी वैल्यू है उसकी। तो उन्होंने क्या किया, उस अवशिष्ट की उर्वरता जो विशेषताएं हैं उसका अध्ययन किया, और हम्बोल्ट ने पेरू की ठंडी समुद्र तटीय धारा का सर्वप्रथम अवलोकन किया। सो ही वाज द फर्स्ट मैन हु आइडेंटिफाइड एंड हु स्टडीड द कोल्ड करंट अलोंग द पेरू कोस्ट। उसका अध्ययन किया और उसके टेम्परेचर, उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो और उसकी वेलोसिटी, उनसे संबंधित उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए इसको लेके। और इसी कारण ये जो पेरू करंट है, दैट इज आल्सो नोन एज हम्बोल्ट करंट। दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉल पेरू करंट हम्बोल्ट करंट आल्सो। ठीक है ना। और उसके बाद में वो मार्च 1803 है ना, 1803 में
समुद्री मार्ग द्वारा हम्बोल्ट मैक्सिको पहुंचता है। अब मैक्सिको के विभिन्न भागों की यात्रा करता है और उसके पश्चात वो संयुक्त राज्य अमेरिका के फिलाडेल्फिया और वाशिंगटन प्रांतों की यात्रा कर 1804 में बोर्डोक्स फ्रांस वापस पहुंचा। और ये महान यात्रा जो 1799 में शुरू होती है वो 1804 में जाके समाप्त होती है। ठीक है, ये हमने मैप देखा था, मैं फिर देख रहा हूं। देखो यहाँ से ये इन कैनरी आइलैंड्स की तरफ आता है, यहाँ थोड़े बहुत ऑब्जर्वेशंस करता है, स्टडी करता है। यहाँ से फिर वो इस यहाँ क्यूमना पहुंचता है। ठीक है, फिर यही कराकास है। फिर यहाँ से ये इस क्षेत्र में अध्ययन करता है, यहीं पे वेलेंसिया लेक का अध्ययन करता है, ओरिनाको रिवर का अध्ययन करता है, अमेजन के क्षेत्रों का अध्ययन करता है, यहाँ की जो मैतुर और ऐतुर प्रजाति जनजातियां हैं उनका अध्ययन करता है। और फिर वो दिसंबर 2000 में क्यूबा दिसंबर 1800 में क्यूबा के लिए निकल जाता है। फिर यहाँ क्यूबा में सोसाइटी और इकोनॉमी का अध्ययन करता है। फिर यहाँ से ये वापस इस तरफ आता है, इधर साउथ अमेरिका की तरफ। और इस तरफ ये यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है, उस माउंटेन रेंज को पार करते हुए और फिर ये एंडीज में बहुत सारी यात्राएं करता है। यात्राएं करता 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 ये पेरू के तटों तक पहुंचता है। फिर यहाँ पर वो काफी अध्ययन करता है, तटीय भाग में बहने वाली ठंडी धारा का, कोल्ड करंट का अध्ययन करता है। और फिर यहाँ से वो वापस मैक्सिको चला जाता है और मैक्सिको से फिर क्यूबा होते हुए ये वॉशिंगटन और फिलाडेल्फिया के क्षेत्रों की यात्राएं करते हुए और 1804 में वापस ये फ्रांस लौट। अब देखिए लैटिन अमेरिका की यात्रा एवं वैज्ञानिक खोज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस लैटिन अमेरिका की जो यात्रा उन्होंने की उसके 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 साइंटिफिक आउटकम्स क्या थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैटिन अमेरिका की यात्रा एवं वैज्ञानिक खोज जो है उसमें बहुत सारे पक्ष ऐसे सामने आते हैं जो इससे पहले किसी विद्वान ने नहीं रखे थे। भौतिक भूगोल एवं मौसम विज्ञान जैसे ज्ञान की शाखाओं की नींव पड़ती है यहाँ से ये ब्रांचेस धीरे धीरे अपनी विषय सामग्री को तैयार करती है व्यवस्थित रूप से, और बाद में आगे जाके ये इंडिपेंडेंट ब्रांचेस बनती है ज्योग्राफी में। तो 1817 में इन्होंने समतापीय रेखाओं की रचना का विचार दिया और विभिन्न देशों की जलवायु विशेषताओं की तुलना के लिए इसे उपयोगी बना। अभी मैंने आपको मैप दिखाया था, ये देखिए, he gave the idea about the isotherms। ठीक है, फर्स्ट टाइम। फिर देखिए हम्बोल्ट ने सर्वप्रथम यह तथ्य प्रस्तुत किया कि माध्य समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ माध्य तापमानों में कमी होती है। I mean, as you go above from the mean sea level, you will clearly observe that there will be a decline in temperature, है ना? जैसे जैसे आप मीन सी लेवल से ऊपर बढ़ोगे, there will be decline in temperature. So there is a inverse relationship between the height and temperature. तापमान और ऊंचाई में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध पाया जाता है। जब ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान कम। हम्बोल्ट ने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति को स्पष्ट करने का प्रयास किया। ठीक है, it was again a great contribution in meteorology. At least उन्होंने कोशिश की कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, ठीक है, वो किस तरह बनते हैं। और इन्होंने विचार रखा कि वनस्पति का वितरण विभिन्न भौतिक दशाओं पर निर्भर करता है। वनस्पति का वितरण विभिन्न भौतिक दशाओं पर निर्भर करता है। ठीक है, और उसमें बहुत प्रमुखता से उन्होंने टेम्परेचर कंडीशंस
का रिलेशनशिप बताने की कोशिश की। ठीक है। 1806 में हम्बोल्ट इटली की यात्रा पे जाता है, वेसुवियस ज्वालामुखी का अध्ययन करता है और इस यात्रा के दौरान चुंबकीय दिक्मान अर्थात मैग्नेटिक इंक्लिनेशन के नियम के अन्वेषण का काम करता है। ठीक है। सो ही वाज द पर्सन हु टॉक्ड अबाउट मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एट दैट टाइम। 1808 में पेरिस चला जाता है और अपने कार्यों को प्रकाशित करने की एक प्लानिंग करता है पूरी, क्योंकि इतना सारा उनके पास में मसाला हो जाता है कि वो चाहते हैं कि वो पब्लिश हो। हाँ? अब उनकी रुचि होती है कि वो पब्लिश हो। ठीक है। तो अब बार बार उनके पास में इस दौरान रूस से निमंत्रण आता है, रूस के जार का निमंत्रण आता है। तो फिर अंत में 1829 में वो रूस के जार के बुलावे के ऊपर वो रशियन पार्ट्स की यात्रा पर निकलता है। तो देखिए 1811 में 1818 में एशिया की खोज के लिए उसके पास में प्रपोजल्स आते हैं, लेकिन फाइनली वो 1829 में मई से नवंबर तक रूस के जार के निमंत्रण पर रूसी साम्राज्य की विस्तृत यात्राएं, लगभग 6 माह की लंबी अवधि जो है वो इसी क्षेत्र में बिताता है। नेवा से येनेसी तक 25 सप्ताह में 9,614 मील या 15,472 किलोमीटर की यात्रा करता है। और ये ध्यान रखना, उस समय कोई ये विद्युत या ये जो ऊर्जा चालित जो गाड़ियां थी, मोटर गाड़ियां थी, वो नहीं थी उसके पास। ठीक है। और इस यात्रा के दौरान हम्बोल्ट ने मध्य एशिया के पठार की ऊंचाई संबंधी भ्रांतियों को दूर करता है वो, और यूराल पर्वतीय भाग में बहुमूल्य खनिजों की उपस्थिति की जानकारी देता है। He was the first scholar who gave an indication about the deposits of valuable minerals in Ural region। और हमें पता है कि यूराल रीजन में बहुत बड़ी मात्रा में धात्विक खनिज और उसके आसपास के क्षेत्रों में ऊर्जा के संसाधन पाए जाते हैं। यूराल पर्वतों को पार साइबेरिया की वीरान भूमियों की यात्रा की एवं मंगोलिया की सीमा तक पहुंचा। जब लौटा तो दूसरे भिन्न रास्ते से आया। ठीक है। और इसी दौरान कैस्पियन के तटीय निम्न भूमि का भी उसने सर्वे किया। ठीक है। कैस्पियन जो सी था उसकी लो लैंड्स का भी उसने सर्वेक्षण किया। और पूरी यात्रा के दौरान हम्बोल्ट ने निरंतर तापमान और वायुदाब संबंधी वो डेटा इकट्ठे करता गया, ऑब्जर्वेशंस लेता गया और उनको वो इकट्ठा करता गया। ठीक है। और इसके आधार पर वो एक निष्कर्ष पे पहुंचता है, जैसे पिछली यात्रा के आधार पर वो हमें 3-4 बहुत ही लैंडमार्क सामान्यकरण से संबंधित चीजें देता है। उसी प्रकार इस यात्रा के बाद भी हमें एक बहुत नया एक प्रिंसिपल मिलता है, एक नया सिद्धांत मिलता है, और वो है महाद्वीपीयता का सिद्धांत। तो समुद्र तट से दूर आंतरिक महाद्वीपीय भागों में जाने पर समान अक्षांशीय स्थिति वाले क्षेत्रों में भी तापमानों की भिन्नता पाई जाती है। आज तो हम जानते हैं मुंबई और नागपुर ये ऑलमोस्ट सेम लैटिट्यूडनल पोजीशन पे है, बट we can see a great difference between the climate of these two places. Even we can have a different climate between Mangalore and Bangalore. ठीक है। ऑलमोस्ट वो सेम लैटिट्यूड के ऊपर है उसके बावजूद भी। ठीक है। ये आदमी इसकी बात कर रहा है इतना पहले। ठीक है। तो ये बेसिकली ये एक खोज के रूप में कही जा सकती है, एक नई चीज दुनिया को देते हैं। और इस यात्रा के प्रेक्षणों के आधार पर ही हम्बोल्ट ने महाद्वीपीयता का विचार दिया था। कॉन्टिनेंटलिटी के इफेक्ट की बात इन्होंने की थी। ये मैप है जिसपे आइसोथर्म्स दिखाई हुई है, समताप रेखाएं दिखाई हुई है। और फर्स्ट स्कॉलर था हम्बोल्ट, है ना, जिसने इसकी पैरवी की थी। हम्बोल्ट ने साइबेरिया की तुषार भूमि कहते हैं परमाफ्रॉस्ट कंडीशन वाली जो लैंड होती है उसको,
परमाफ्रॉस्ट कंडीशन वाली जो कंडीशन है वो कंडीशन है जब जो भूमि के अंदर मॉइस्चर है, जो लैंड में मॉइस्चर है, दैट इज आल्सो इन अ सॉलिड स्टेट, वो भी जमा हुआ है, वो भी फ्रीजेड है, वो कंडीशन परमाफ्रॉस्ट कहलाती है। परमाफ्रॉस्ट कंडीशन बहुत मायने रखती है। हम कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी करते हैं ठंडे प्रदेश में तो हमें इसका अध्ययन करना पड़ता है, अदरवाइज हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटी कभी भी, ये मान लीजिए कि हमें धोखा दे सकती है। यदि आपने ऐसे क्षेत्रों में रेलवे लाइन बिछा दी या बहुत ऊंचे ऊंचे पुल बना दिए, तो परमाफ्रॉस्ट कंडीशंस वाले क्षेत्रों में यदि टेम्परेचर में बदलाव आया और यदि मॉइस्चर जो है वो पिघलने लगेगा, तो फिर वो क्या है, वो धसाव दिखाएंगे, वो अपनी जगह छोड़ देंगे। तो वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है अटर फेलियर होंगे यदि ऐसी कंडीशंस होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था उनका। ठीक है, तो उस तुषार भूमि में उन्होंने हिमावरित, जिसको हम परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं, ठीक है, उन दशाओं की व्याख्या की। और हम्बोल्ट के सुझाव पर ही रूसी जार ने रूस में अनेकों मौसम केंद्र स्थापित किए थे, क्योंकि हम्बोल्ट बहुत क्लियर था कि यदि आप किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र को समझना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उस क्षेत्र की मौसम संबंधी जानकारियां होनी चाहिए। अपनी यात्रा के पश्चात हम्बोल्ट ने विश्व मानचित्र पर समताप रेखाओं को प्रदर्शित करने का प्रयास शुरू किया था, और वही प्रयास अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा। ठीक है, सो दीज वर द आउटकम्स ऑफ दिस साइबेरिया के रीजन का जो ट्रेवल था हम्बोल्ट का, उसके परिणाम थे वो। हम्बोल्ट ने भौतिक वातावरण का मानव और जैविक घटकों के साथ सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु प्रकृति को प्रधान निर्धारक मानते हुए हम्बोल्ट मनुष्य के कार्यों को पर्याप्त धारण नहीं देते। सो even he was with a systematic approach, he was with scientific orientation, but still he was an environmental determinist. वो वो एक पर्यावरणीय निश्चयवादी था। ठीक है, कॉस्मोस जो पुस्तक उसने लिखी थी, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। इसके जो फर्स्ट 2 वॉल्यूम्स थे, जो 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 1845 और 1857 के बीच में पब्लिश हुए थे, इसमें हम्बोल्ट ने विज्ञान को एकीकृत रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश की, है ना, अर्थात विज्ञान के जो जो सार्वभौमिक चरित्र है, जो 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 यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है साइंस की, उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। हम्बोल्ट का मूल उद्देश्य विश्व वातावरण का संकलन प्रस्तुत करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हम्बोल्ट? हम्बोल्ट का उद्देश्य क्या था? विश्व पर्यावरण का संकलन प्रस्तुत करना। ठीक है, टू गिव द कंपाइलेशन ऑफ वर्ड्स एनवायरनमेंट। ठीक, इसके प्रथम खंड में ब्रह्मांड के सामान्य वर्णन को प्रस्तुत किया गया, और दूसरे खंड में विश्व स्तर पर भूदृश्यों के चित्रण के तमाम प्राचीन और मध्यकालीन प्रयासों को संकलित किया गया। एंड during this only he came to know that Strabo has done remarkable work, and then only he said that Strabo gave the greatest contribution in compilation of the existing knowledge। कि स्ट्रैबो ने उस समय जो ज्ञान मौजूद था दुनिया में, मानव सभ्यता में, उसको संकलित करने के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना, हम्बोल्ट को केवल और केवल आप केवल और केवल एक क्षेत्र में जाकर ऑब्जर्वेशन लेकर सामान्य नियम प्रतिपादित करने वाले विद्वान तक सीमित मत कर लेना। ठीक है, तो एक तरफ वो अपनी पहली पुस्तक में ब्रह्मांड की बात करता है, ठीक है, जिसका पृथ्वी एक भाग है, और दूसरे खंड में वो पृथ्वी की सतह की ही विशेषताओं की बात करता है। ठीक है, तो विश्व स्तर पर भूदृश्यों के चित्रण की तमाम प्राचीन व मध्यकालीन प्रयासों को संकलित करता। ठीक है, तीसरे व चौथे खंड का प्रकाशन 1950 से 1958 के बीच हुआ, एवं 5वें खंड का प्रकाशन उसकी मृत्यु के पश्चात 1862 में हुआ।
1959 में हम्बोल्ट जो है वो एक्सपायर हो गए थे। तीसरे खंड में खगोल विज्ञान से संबंधित नियमों का उल्लेख किया। चौथे खंड में पृथ्वी का वर्णन प्रस्तुत करते हुए मानव पर्यावरण संबंध की व्याख्या प्रस्तुत। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि उसने क्या किया, मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप को एनालाइज करने की कोशिश। कॉस्मोस हम्बोल्ट की खोज यात्राओं का विस्तृत वर्णन। हम्बोल्ट ने भूगोल की विषय वस्तु को विश्व रचना नाम दिया। ये शब्दावली याद रखना, कॉस्मोग्राफी। ठीक है, एंड कॉस्मोग्राफी इज बेसिकली डीलिंग विद द एंटायर सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी। पूरा जो भूगोल में हम जो भी पढ़ते हैं, पूरा जो भूगोल का विषय क्षेत्र है, उसको मिलाकर हम कहेंगे कॉस्मोग्राफी। ठीक है, और अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसके हमें भाग देखने को मिलते हैं। नंबर 1, यूनिवर्सल ज्योग्राफी और ब्रह्मांड वर्णन। अब इसमें इसमें वर्णनात्मक जो खगोलीय विज्ञान है उसकी बात की गई है ना, और इसको वर्णनात्मक खगोलीय विज्ञान की संज्ञा दी गई, जो कि आकाशीय पिंडों के अध्ययन के लिए समर्पित था। ठीक है, तो बेसिकली यहां तक बात हो रही है भूगोल में पृथ्वी और उसके अन्य आकाशीय पिंडों के साथ संबंध। पृथ्वी की पूरे ब्रह्मांड में स्थिति की, वो सारी बातें होती है इस पहले भाग में, ब्रह्मांड वर्णन। और दूसरा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में बेसिकली हम बात करते हैं, ठीक है, किसकी, अच्छा, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कॉस्मोग्राफी। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कॉस्मोग्राफी। ठीक है, और कॉस्मोग्राफी का जो एक भाग है वो तो ब्रह्मांड वर्णन है, और दूसरा भाग है भूगोल। ठीक है, ज्योग्राफी। तो इसे भौतिक भूगोल तक सीमित रखा और इसमें पृथ्वी के स्थलीय भाग के अध्ययन को स्थान। ठीक है, हालांकि वो मानव और उसके वातावरण के साथ संबंधों की व्याख्या बहुत सारी जगह करता है, लेकिन यहाँ पर इस जगह वो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करता है ओनली अप टू फिजिकल ज्योग्राफी। हम्बोल्ट की प्रेरणिक विधि या आगमनात्मक उपाय। ठीक, हम्बोल्ट आगमनात्मक उपागम का प्रवर्तक था, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया था। ये इंडक्टिव अप्रोच होती है, इंडक्टिव, है ना, इंडक्टिव अप्रोच। आगमनात्मक मींस इंडक्टिव अप्रोच। और ये मानता था अनुसंधान की अनुभविक विधि जो है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जो एम्पिरिकल वे ऑफ फाइंडिंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसर्च, है ना, वो अनुसंधान में बहुत महत्व रखती है। और हम्बोल्ट ने अपनी संपूर्ण खोज यात्राओं के दौरान इस उपागम का अनुकरण किया तथा भूगोल में कई नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन। ठीक है, कई सारे नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। और हम्बोल्ट ने मानचित्रों को भौगोलिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए इन पर भौगोलिक जानकारियों के प्रदर्शन की बात को बहुत प्रबलता से रखा था। और रखा ही नहीं था, इस चीज को बोला ही नहीं, इसको अपनाया था। इवन समताप रेखाओं तक को मानचित्र बनाने का प्रयास हम्बोल्ट ने किया था। और वो इस बात से भी बहुत हद तक वो क्लियर था इस बात पर, और वो विश्वास करता था कि रेशियल सुप्रीमेसी जैसी कोई चीज नहीं होती, है ना, प्रजाति श्रेष्ठता जैसी कोई चीज नहीं होती। कोई भी प्रजाति श्रेष्ठ या हीन नहीं होती है। ठीक है, इस बात को तो हम्बोल्ट मानता था। तो हम ये देखते हैं कि इस तरह से एक बहुत माने हुए विद्वान है हम्बोल्ट। ठीक है, उनकी बात पूरी होती है, जिन्होंने पूरे भूगोल को आधुनिक युग के अंदर बहुत
व्यवस्थित करने में बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया था और भूगोल की विषय वस्तु को समृद्ध करने में अद्वितीय योगदान दिया।